ओके, तो हम बात कर रहे थे इंथैल्पी की, और इंथैल्पी की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात की थी। इंथैल्पी की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात की थी। आज हमें बात करनी है हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी किसी को कुछ आइडिया? क्यों, कुछ आइडिया हीट कैपेसिटी के बारे में? बोलिएगा, बोलिए भाई, हीट कैपेसिटी के बारे में कुछ आइडिया? हीट रिक्वायर्ड, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप लोग। Sir, heat required to change the state. चेंज द स्टेट, ओके। स्टेट चेंज तो बेटा कितने में भी हो जाएगा। हाँ, डेफिनेशन है इसकी ये है कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उस हीट को हम इंथैल्पी कहते हैं। बात समझ में आया? ठीक है। बेसिकली जब भी हम हीट देते हैं, हीट वो जाता कहाँ है? सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाने में, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाता है। और इंटरनल एनर्जी जो बढ़ती है वो हमें टेम्परेचर के फॉर्म में दिखता है। टेम्परेचर एक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है, जिससे कि हमें ये दिखता है कि हीट ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है कि नहीं। बात समझ में आ रहा? तो Yes, heat sir. required to raise the temperature by 1 डिग्री सेंटीग्रेड is known as heat capacity। आई बात समझ में? ठीक है, हेडिंग डाल देते हैं हीट कैपेसिटी। हीट, आज जो हमें बात करनी है हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी जिसको जनरली सी से डिनोट करते हैं हम, सी से डिनोट करते हैं हीट कैपेसिटी को। क्या होता है? हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of a substance। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन कह लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, इज नोन एज हीट कैपेसिटी। इसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। बात समझ में आया? बताइएगा। ठीक है, यानी कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं, मान लीजिए आपने क्यू हीट किसी सिस्टम को दिया जिसकी वजह से टी टेम्परेचर बढ़ गया उसका। यानी कि टी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपने क्यू हीट दिया, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट देंगे? क्यू बाई टी। बताइएगा। और इसी क्यू बाई टी को हम क्या कहते हैं? सी। बोलिएगा, समझ में आ रही है? यानी कि हीट कैपेसिटी क्या होगा? अगर डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा है, डेल्टा टी कहिए ज़्यादा बेटर है, टी मत कहिए, डेल्टा टी कहिए, डेल्टा टी टेम्परेचर आपने बढ़ाया है, ठीक है, तो क्यू बाई डेल्टा टी बराबर सी होगा। या फिर मतलब सी बराबर आप क्या लिख सकते हैं? क्यू अपॉन डेल्टा टी, या फिर क्यू इज इक्वल्स टू सी डेल्टा टी। ये फॉर्मूला बनता है। बात समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा सा और सही तरीके से लिख लें हम, इसको थोड़ा सा और ठीक तरीके से लिख लें। ठीक है, if q heat is required to raise the temperature by delta t, then डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपने क्यू हीट दिया, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितना हीट देंगे? क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी, और उसी को आप क्या कहेंगे? सी कहेंगे। यानी कि हीट कैपेसिटी जो होगी क्यू बाई डेल्टा टी के बराबर होगा। बोलिएगा, बात समझ में आ रहा है? ठीक है,
हीट कैपेसिटी समझ में आ गया? यस सर। ओके। अब इससे पहले आपने पढ़ा है, जब भी आप सिस्टम को हीट देते हैं, दो तरीके से सिस्टम को आप हीट दे सकते हैं। सिस्टम को अगर आप हीट दे रहे हैं या सिस्टम से हीट ले रहे हैं, तो दो ही तरीका हो सकता है बेटा, हीट देने या लेने का। ठीक है, एक और तरीका हो सकता है, हालांकि सॉरी, एक और तरीका नहीं होगा, सिस्टम को हीट लेने या देने के दो ही तरीके होंगे। एक को कहते हैं हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप सिस्टम को हीट दे रहे होंगे, या फिर कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर पे आप सिस्टम को हीट दे रहे होंगे। बात समझ में आ रहा है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी को हीट दे सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? नहीं। आपने पढ़ा है कि भाई टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, कोई हीट का ट्रांसफर ही नहीं होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप हीट दे ही नहीं सकते। चार ही तो वेरिएबल होते हैं कोई भी सिस्टम में, चार ही वेरिएबल होते हैं, पी, वी, एन और टी। नंबर ऑफ मोल बढ़ाएंगे, हीट नहीं, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा सिस्टम का टेम्परेचर, सॉरी मतलब नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, यानी कि ये दोनों रूल आउट हो गए। तो दो ही तरीका बचता है सिस्टम को हीट देने या सिस्टम से हीट लेने का। या तो सिस्टम को आप हीट देंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे देंगे, या तो कांस्टेंट प्रेशर पे देंगे। और इसके हिसाब से हीट कैपेसिटी भी दो तरीके की होगी, है कि नहीं? हाँ सर। एक होगी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहां से यहां इस एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो आपने हीट दिया सिस्टम को टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, उस हीट कैपेसिटी को हम कहेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और जो आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देंगे सिस्टम को टेम्परेचर बदलने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बदलने के लिए, उसको आप कहेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको हम CV से डिनोट करते हैं और इसको CP से डिनोट करते हैं। अब जरा आप सोच के बताइए, आपके पास सिस्टम ये है, आपके पास ये सिस्टम है। सिस्टम जब भी हम मानेंगे यही मानेंगे, और इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है। इस सिस्टम का टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है? एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे। किस केस में आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, जरा सोच के बताइएगा, सोच के बताइएगा। बोलिए भाई। सर कांस्टेंट प्रेशर पर। ज्यादा हीट देना पड़ेगा, क्यों बेटा? सर वॉल्यूम चेंज होगा। तो क्या होगा? वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या होगा? बोलिए। बोलिए बेटा, क्या होगा? बाकी लोग कुछ सोच के बोले भाई। आप एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दे रहे हैं, एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दे रहे हैं, किस कंडीशन में आपको ज्यादा हीट देना पड़ेगा? सूरज, कुछ तो आप बोलना चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? आप जवाब आपका सही है, चलिए।
कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा हीट देना पड़ेगा। चलिए इसमें सबको मैं बता देता हूँ क्यों देना पड़ेगा कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा हीट। सर वर्क डन होगा। बिल्कुल सही बात है। कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे तो वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो सकता है, वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा। आप हीट दे रहे हैं, गैसेज एक्सपेंड करेंगी, और प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो गैस को आपने जो पैसे दिए हैं उस पैसे में कुछ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाएगा और कुछ वर्क करने में जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आपने जो हीट दिया है उस हीट में कुछ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाएगा और कुछ वर्क डन करने में जाएगा। बताइएगा होगा कि नहीं होगा? और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन नहीं होगा, तो जो भी आप हीट दे रहे होंगे वो बस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो आप हीट दे रहे हैं वो सिंपल टेम्परेचर को बढ़ाने में जा रहा है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे जो आप हीट दे रहे हैं वो उससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है और कुछ वर्क भी हो रहा है। तो कुछ हीट का लॉस हो रहा है ना आपके, कुछ हीट कहीं और जा रहा है, यानी कि सारा का सारा हीट जो आप दे रहे हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं जा रहा है कि नहीं? सारा का सारा हीट टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं जा रहा है कि नहीं? और इन दैट केस कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप हीट देंगे, ठीक है, तो सिस्टम को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है कि नहीं? यानी कि यहां से हम ये कह सकते हैं सीपी शुड बी ग्रेटर देन सीवी, होना चाहिए कि नहीं? यस सर। ठीक है, हाँ सर। चलिए सबको समझ में आ गया, क्लियर है? सीपी सीवी से बड़ा होगा हमेशा, सीपी सीवी से बड़ा होगा हमेशा, ठीक है? ओके चलिए अब हम आगे थोड़ी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इन दोनों को डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद इससे पहले इन दोनों को डिफाइन करने से पहले एक और चीज पहले डिफाइन कर लेते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है? फिर उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम डेफिनेशन लिखेंगे और फिर रिलेशन थोड़ा सा निकालने की कुछ कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या होती है भाई? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा बताइए? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी? बोलिए। पढ़ा होगा शायद। देखिए यहाँ पे जब आपने इस हीट कैपेसिटी की डिफिनेशन की थी तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, ठीक है? अगर सब्सटेंस छोटा होगा तो कम हीट देना पड़ेगा, सब्सटेंस बड़ा होगा तो ज्यादा हीट देना पड़ेगा। हीट कैपेसिटी की बात करें तो हीट कैपेसिटी एक क्या होगी, एक्सटेंसिव होगी या इंटेंसिव होगी? इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बोलिएगा, बताइएगा जरा, बात समझ में आ रही है? हाँ सर। लेकिन अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करता हूं कि मास को फिक्स कर देता हूं, 1 ग्राम सब्सटेंस यूनिट का मास। टेम्परेचर, बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं उसको फिक्स कर देता हूं, ठीक है, कि 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, ठीक है? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 gram of a substance, 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज व्हाट? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है? यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, स्पेसिफिक की बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा जो भी आपने हीट दिया डिवाइड बाई 1 यूनिट मास, यानी कि 1 ग्राम, यानी कि यहाँ पे मास से भी डिवाइड करना पड़ेगा, डेल्टा टी से भी डिवाइड करना पड़ेगा।
यानी कि यहां से आ जाएगा Q बराबर एम सी डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा है ना ये फॉर्मूला, एम सी डेल्टा टी, क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी, वेयर सी इज व्हाट, यहाँ पे स्पेसिफिक कर दीजिए, एम सी स्पेसिफिक डेल्टा टी, वेयर सी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बोलिएगा क्लियर। ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर, किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आप हीट देते हैं, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यूनिट क्या होगी, क्या हो गया यार, समस्या, यूनिट क्या होगी इसकी जरा बता दीजिए। यूनिट क्या होगी, हाँ जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन। ओके, मास भी तो है बेटा। जूल पर ग्राम पर केल्विन। बिल्कुल, यूनिट इसकी जो होगी वो हाँ जूल सर, हाँ। पर ग्राम पर केल्विन होगी। या अरे यार, कभी कभी ये ट्रिगर करता है, और जब ट्रिगर करता है ना मुझे, तो मैं परेशान हो जाता हूँ। कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। एक्चुअली कैलोरी की डेफिनेशन भी यहीं से आई है। कैलोरी, जो एक कैलोरी होती है ना, वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वाटर जो होता है वो 1 कैलोरी होती है पर ग्राम पर केल्विन। बात समझ में आया। और एक कैलोरी में कितना जूल होता है, तो वो आप जानते हैं 4.2 के आसपास, 4.18 जूल पर ग्राम पर केल्विन। बोलिएगा, ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आई। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन। अच्छा, यहाँ से एक और डेफिनेशन बनेगी, एक और बात बनेगी यहाँ से, एंड दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। क्या होगी डेफिनेशन इसकी, मोलर हीट कैपेसिटी, सी एम से डिनोट करेंगे इसको। क्या होगा मोलर हीट कैपेसिटी, बता दीजिए, आप ही लोग बताइए। बोलिएगा भाई, Heat बोलिए। required to raise the temperature of 1 mole of substance to 1 degree. बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree centigrade या 1 Kelvin is known as molar heat capacity। वो मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है, सीएम से डिनोट करते हैं इसको, सीएम से डिनोट करते हैं। तो बताइए सीएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू, जो भी आपने हीट दिया, डिवाइड बाई एन इंटू डेल्टा टी, होगा क्या, बताइएगा, बोलिए भाई, ठीक है। और यहां से आप Q बराबर सी एम एन इंटू सी एम डेल्टा टी लिख सकते हैं। ये मोलर हीट कैपेसिटी होगी। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, जूल
पर मोल जूल पर मोल पर कैलोरी, या फिर कैलोरी पर मोल पर कैलोरी। ठीक है, क्लियर है? बताइएगा, सबको समझ में आ गया? अब यहां से हमने स्पेसिफिक हीट डिफाइन कर लिया, मोलर हीट डिफाइन कर लिया। अब हमें वो जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि आप सिस्टम को जब भी हीट देंगे तो दो तरीके से हीट दे सकते हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर पे और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, है ना? तो हीट कैपेसिटी भी इस तरह से दो तरह की होगी, और हीट कैपेसिटी भी दो तरह से होगी। एक होगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरा होगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। चलिए जरा इसकी बात कर लेते हैं, हेडिंग डालते हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको डिनोट किससे करेंगे हम? सीवी से। कैसे डिफाइन करेंगे भाई, बताइएगा। और जनरली जब भी बात करते हैं ना हम हीट कैपेसिटी की, एक मोल के लिए बात करते हैं, तो पर मोल वो फिक्स्ड रहता है। ओके, एक मोल के लिए हमेशा बात करते हैं तो पर मोल फिक्स्ड रहता है बेटा। अब बताइएगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बोलिए। हीट रिक्वायर्ड टू रेज the temperature at constant volume of a substance, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक मोल का, पर मोल की बात करते हैं हमेशा। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल सब्सटेंस ऑफ, ऐसे लिखिए, ऑफ 1 मोल substance by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए इज नोन एज व्हाट, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर at constant volume of a 1 mole of substance by 1 degree centigrade is known as heat capacity at constant volume। CV का definition क्या होगा? CV बराबर QV, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या लिखते हैं हम? QV, हमने कल बताया था, है ना, N डेल्टा T। क्यों? या फिर QV इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। समझ में आया? ये फॉर्मूला समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यूवी के बारे में हमने कल बात की थी। क्यूवी किसके बराबर होता है? क्या होता है क्यूवी? क्यूवी क्या होता है बेटा, बोलिएगा। हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होता है? हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहां जाता है? कहां जाता है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर सिस्टम को हीट देंगे तो वो कहां जाएगा? बोलिए भाई। एनर्जी। हाँ, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में जाएगा। यानी कि क्यूवी जो होता है, हमने अभी कल ही तो बात किया था, कल परसों यही तो बातें हो रही थी। क्यूवी जो होता है डेल्टा यू होता है। और व्हाट इज क्यूपी? क्यूपी किसके बराबर होता है? हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या होता है? नहीं बोलेंगे भाई आप लोग।
डेल्टा एच के बराबर होता है। अरे भैया इंथैल्पी में यही तो पढ़ा है, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज इंथैल्पी। बोलिएगा, बताइए जरा, यस समझ में सर। आ रही है बात? ठीक है, तो हम यहां से इससे भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्यूवी को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा यू बराबर एन सी वी डेल्टा टी। या अगर बहुत ही स्मॉल चेंज कर रहे हो, कई बार फंक्शंस होते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं डी यू बराबर एन सी वी डी टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों फॉर्मूले। ये डेल्टा टी तब लगाते हैं जब इरिवर्सिबल चेंज होता है, जब अचानक से आप चेंज कर देते हैं तो T2 माइनस T1 कर देते हैं। जब प्रोसेस स्लोली स्लोली कर रहे हो, इन दैट केस आप क्या करेंगे, dt करेंगे, है कि नहीं, और फिर इंटीग्रेट करेंगे आप। बताइएगा, बोलिएगा भाई, समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ सर। तो ये जो फॉर्मूला आप लगाते हैं फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, और ये वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं दैट इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। बोलिएगा, समझ में आई बात? ठीक है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंटरनल एनर्जी को निकालने का। देखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स जो होता है ना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मिलके ही बड़ा बनते हैं, और वही कॉन्सेप्ट्स आपको परेशान करते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मिलके परेशान करते हैं आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, कि छोटी छोटी चीजें ना छूटे। जैसे एक ये छोटी सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, दोनों फॉर्मूले, दोनों चीजें, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, जबकि हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर चेंज इन इंथैल्पी के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, याद रखिएगा इस चीज को। और ऐसे ही डेल्टा यू निकालने का या चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो दो तरीके से आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। डेल्टा यू के लिए आपने दो फॉर्मूला पढ़ा, कौन कौन से, एक डेल्टा यू बराबर Q प्लस W, या फिर डेल्टा यू बराबर Q माइनस P डेल्टा V, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा। ठीक है, दोनों बात फॉर्मूला एक ही है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। दूसरा डेल्टा यू निकालने का फॉर्मूला पढ़ा आपने NCV डेल्टा टी, या NCV dt कह लीजिए। फॉर्मूले एक साथ रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन में जनरली डेटा दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, यही बातें पूछी जाएगी। डेल्टा यू का कोई और फॉर्मूला है, कोई और फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा यू के लिए? बोलिए भाई, बोलते नहीं है भाई आप लोग। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये वाला भी तो फॉर्मूला है, यहां से भी तो डेल्टा यू निकाल सकते हैं। बोलिएगा, हाँ सर। यस। ठीक है, यस सर। तो ये वाला भी फॉर्मूला है भाई, इस फॉर्मूले से भी, तो तीन ही चार फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले थोड़ा सा दिमाग में रखने पड़ेंगे और एक साथ रखने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार आ जाएगा, आपको क्वेश्चन आएगा डेल्टा यू निकालिए। अब डेल्टा यू कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना। अब फॉर्मूले तीन ही चार फॉर्मूले हैं, डेटा दिया जाएगा आपको, और उन्हीं तीन चार फॉर्मूले से किसी का इस्तेमाल करके बताना होगा। ठीक है, या फिर सीधे सीधे कह देगा, जैसे एक क्वेश्चन में कहा था कि आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप सिस्टम को इतना हीट दे रहे हैं और इतना वर्क कर रहा है, तो बताइए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी? तो बता सकते हैं ना, सिस्टम को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, इंटरनल एनर्जी है। यानी कि डेल्टा यू जो होगा एक QV के भी बराबर होगा। एक साथ सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं।
बोलिएगा। ठीक है, सारे फॉर्मूले एक साथ लिख रहा हूं सो दैट कहीं से भी कुछ भी आ जाए आपको दिक्कत ना हो इंटरनल एनर्जी में कम से कम। बताइएगा। यस सर। ठीक है, क्लियर है सर। ओके। यह इतने से ही आएगा, इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए पूछा जाता है, निकालिए व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। तो आप इतने फॉर्मूले की तरफ आप देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे और इन्हीं फॉर्मूले की तरफ आप देखने की कोशिश करेंगे, इतने ही फॉर्मूले की तरफ आप देखने की कोशिश करेंगे, बस यही कहानी है, आप यही कहानी है। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात की हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसका हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। यूनिट वही होगी, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट क्या होगी, जूल पर मोल पर केल्विन, है कि नहीं, या कैलोरी पर मोल पर केल्विन? बताइए जरा, बताइए बेटा। ठीक है, यस सर। ठीक है सर। ओके। चलिए अब आगे बात करते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की तो बात कर ली, कांस्टेंट प्रेशर जिसको हम सीपी से डिनोट करेंगे। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, हीट गिवन, हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole of a substance at constant pressure by 1 degree centigrade is known as heat capacity at constant pressure होगा। ठीक है भाई, यानी कि Cp बराबर क्या हो जाएगा, Qp डिवाइड बाई n इंटू डेल्टा टी, या फिर यहां से Qp बराबर क्या लिख सकते हैं, n Cp डेल्टा टी। बताइएगा, Qp बराबर n Cp डेल्टा टी। ठीक है, बताइए। ठीक है, Qp इज इक्वल्स टू n Cp डेल्टा टी, या फिर इसको Qp को क्या लिख सकते हैं हम, Qp अभी हमने पढ़ा किसके बराबर होता है, डेल्टा H के बराबर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल्स टू n Cp डेल्टा टी। इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो n Cp dt होता है, du बराबर n Cp dt। बताइएगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, हमारी दूसरी क्लास अब कम हो गई है, एक क्लास कम हो गई हमारी, तो इनऑर्गेनिक कैसे चलेगा, कम से कम 14th ग्रुप खत्म हो जाता है यार। चलिए देखेंगे हम, कुछ एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं क्या शाम को 1 घंटे के लिए?
बोलिएगा, पॉसिबल है? बोलिए भाई। Yes, हाँ। sir. बाकी लोग कंफर्टेबल है ना? यस सर। शाम को 1 घंटा, कभी कभी रोज नहीं, कम से कम 14th ग्रुप खत्म कर दे। तो 14th ग्रुप खत्म करने में हमें 3 लेक्चर और चाहिए, 3 घंटे की क्लास मान के चलिए और चाहिए। तो कम से कम 14th ग्रुप तो खत्म कर ले अभी। हमें लग रहा है अब स्टार्ट होना चाहिए, अब मुझे लग रहा है 15 अगस्त के बाद स्टार्ट होना चाहिए, सिचुएशन नॉर्मलाइज होनी चाहिए। ठीक है, तो तब तक आ भी जाएंगे आप लोग। तो कम से कम 14th ग्रुप खत्म हो जाता है हमारा। देखें, ट्यूसडे को भी हम क्लास कर सकते हैं ना, ट्यूसडे को एक बार 2 घंटे की क्लास कर लें और ऐसे 1-1 घंटे की कुछ कुछ क्लासेस कर लें, तो हमारा 14th ग्रुप कम से कम खत्म हो जाएगा। तो उससे हमें थोड़ा सा ये रहेगा, इनऑर्गेनिक भी ठीक ठाक मतलब हो गया, एक कुछ तो स्टार्ट तो हो ही चुका है। डी एच बराबर एन सी पी डी टी, मैंने गलत डी यू लिख दिया है, डी एच इज इक्वल्स टू एन सी पी डी टी। बताइएगा, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके ओके। तो ये है यूनिट, क्या होगी इनकी यूनिट क्या होगी? वही होगी जो यूनिट पहले थी, जूल पर केल्विन पर मोल, है कि नहीं? ठीक है, यानी कि डीएच को निकालने का एक और फॉर्मूला मिल गया हमें। डीएच को निकालने के लिए एक फॉर्मूला मेरे पास जो था वो ये था, डीएच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये फॉर्मूला था। एक और फॉर्मूला डीएच को निकालने का मुझे मिल गया। एक और फॉर्मूला था वैसे, डीएच बराबर डी यू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये भी फॉर्मूला था हालांकि, या डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। बोलिएगा, ठीक है, ओके। यस सर। ये भी था। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि डीएच को निकालने के लिए है। बार बार क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है डीएच निकालिए, डीयू निकालिए, 4 चीजें पूछ ली जाती हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है और 4 चीजें पूछी जाती हैं, एक डेल्टा यू, एक डेल्टा एच, एक डेल्टा एस और एक डेल्टा जी, कहेगा चारों निकालिए। ठीक है, तो ये चारों चीजें पूछ ली जाएंगी, तो आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, डिफरेंशियल फॉर्म में सीपी को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, या सीपी या सीवी को डिफरेंशियल फॉर्म में जब लिखना हो, डिफरेंशियल फॉर्म में सीपी को आप लिखेंगे, अगर बहुत स्मॉल हीट दे रहे हैं, बहुत स्मॉल चेंजेस हो रहा है, तो डी क्यू बाई डी टी एट पी का मतलब क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर। और CV को क्या लिख सकते हैं? डी क्यू बाई डी टी एट V, या फिर इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, डी क्यू पी बाई डी टी, और इस चीज को आप लिख सकते हैं डी क्यू वी बाई डी टी, या फिर इस चीज को डी क्यू पी को आप डी एच भी बोल सकते हैं, तो इसको आप डी एच बाई डी टी बोल सकते हैं, और इसको डी यू बाई डी टी बोल सकते हैं। एन डी टी बोलिए, एन लगा दीजिए, एन लगा दीजिए, पर मोल की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गया इसका, Cp इज इक्वल्स टू डी एच बाई डी टी। 1 मोल सब्सटेंस जनरली जब भी बात करते हैं फॉर 1 मोल सब्सटेंस की बात करते हैं, एंड आप हटा सकते हैं 1 मोल के लिए अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डी यू सी वी बराबर डी यू बाई डी टी। बार बार कहीं भी डी यू बाई डी टी आएगा उसको हम सी वी लिख सकते हैं, डी एच बाई डी टी आएगा उसको हम सी पी लिख देंगे।
ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? चलिए अब जरा हम रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी की बात करें। रिलेशन बिटवीन सीपी और, एक बात ये कर ले, नोट करके लिख लें, नोट करके, क्या सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी? सीपी जो होगा सीवी से हमेशा ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्यों ज्यादा होगा बेटा? बोलिएगा। सीपी सीवी से हमेशा ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? अभी बताया हमने। ये सर वर्क डन होता है कांस्टेंट। वर्क हाँ डन। बिल्कुल बिल्कुल, कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम को कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जो आप हीट देंगे सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, उसमें से कुछ वर्क में भी चला जाएगा। तो टेम्परेचर, सारा का सारा हीट टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं जाएगा। तो ऑब्वियसली 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए ज़्यादा हीट लगेगी। इसको लिख भी सकते हैं, लिख लेंगे आप लोग अपने मन से कि मैं लिखूं? ठीक है, लिखवा दीजिए सर। at constant pressure, कांस्टेंट प्रेशर पे some heat goes in expansion, that is work done. So more heat is required to raise the temperature. Therefore, whereas at constant volume this work is not done. So all heat given is going to increase the temperature. ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर के केस में सिस्टम क्या करेगा? कुछ हीट एक्सपेंशन में खर्च कर देगा, कुछ कॉस्ट पे ले रहा है वो, ठीक है, फ्री में नहीं ले रहा। कुछ कह रहा है कि भैया ठीक है, हम तुम दे रहे हो, हम ले लेंगे, लेकिन उसका कुछ कॉस्ट लगेगा, कुछ उसमें से मैं अपना एक्सपेंड करने में जाऊंगा। तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी उतना ही काम कराने के लिए। अगर कोई ऐसा कहता है कि नहीं ठीक है, मैं अपना कुछ काम नहीं करूंगा, आपने जो दिया उसी का पूरा काम कर दूंगा, तो कम ही पैसा लगेगा वो काम करने में, है कि नहीं? सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ सर। ये कहानी है। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। तो सीपी एंड सीवी के लिए, रिलेशन के लिए आप ये एक चीज जानते हैं कि H बराबर U प्लस PV होता है ना? और 1 मोल गैस के लिए PV किसके बराबर होता है? RT के बराबर, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। फॉर, क्योंकि भाई हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो 1 मोल के लिए ही तो बात करेंगे ना आप, है ना? हीट कैपेसिटी किसके लिए होता है? 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। हम हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो 1 मोल लेंगे, एंड फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस PV किसके बराबर हो जाएगा? RT के बराबर।
यानी कि फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू, नॉट डेल्टा एच, एच इज इक्वल्स टू यू प्लस आर टी होगा। अब चूंकि एब्सोल्यूट वैल्यू तो हम निकाल नहीं सकते हैं, हमें तो चेंज चाहिए होता है, तो चेंज के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें, दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है, फॉर्मूला हमें इक्वेशन मिला था h बराबर u प्लस आर टी। ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो h का डिफरेंशिएशन dh होगा, u का डिफरेंशिएशन du होगा, प्लस r तो कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन dt हो जाएगा। बोलिएगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दें। ठीक है, दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दें, तो dh बाई dt बराबर du बाई dt प्लस r। dh बाई dt को क्या बोला था अभी हमने, cp, और du बाई dt को क्या बोला था, cv प्लस r। यानी कि यहाँ से बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, cp माइनस cv जो होता है वो किसके बराबर होता है, r के बराबर। r की वैल्यू क्या होती है, 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल या 2 कैलोरी, है ना? बात समझ में आया? एक मोल गैस के लिए cp और cv का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा r के बराबर होगा। अच्छा, ये किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस ओनली। एक मोल गैस अगर लिया है आपने, तो एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे आप उसको टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, तो जो डिफरेंस होगा वो हमेशा r के बराबर होगा फॉर आइडियल गैस, नॉट फॉर रियल गैस। ठीक है, रियल गैस की बात ही कहीं नहीं है, रियल गैस के लिए आपको पढ़ना ही नहीं है। तो जब भी दिमाग में रखिएगा, हमेशा आइडियल क्वेश्चन भी जब करते हैं तो आप क्या कहते हैं, अज्यूम वाटर वेपर विल बिहेव एज एन आइडियल गैस। हालांकि आइडियल की जैसा तो बिल्कुल नहीं बिहेव करेगा वो, है कि नहीं, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं। ठीक है, बोलिएगा। यस सर। ठीक है, सर क्लियर। अच्छा, तो ये बात हो गई आपकी सीपी और सीवी की, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं, एक रेशियो होता है जिसको हम कहते हैं पॉइसन्स रेशियो। ठीक है, या सीपी बाई सीवी रेशियो, सीपी बाई सीवी रेशियो। ठीक है, सीपी बाई सीवी रेशियो, जिसको हम गामा से डिनोट करते हैं। तो गामा जो होगा, सीपी बाई सीवी की जो वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं गामा। सीपी बाई सीवी जो होता है वो गामा होता है, और इसको हम कहते हैं पॉइसन्स रेशियो। पॉइसन्स का नाम सुना है कहीं, बोलिएगा। नहीं सर। कहीं नहीं सुना? फ्लूइड पढ़ लिया है क्या फिजिक्स में? नहीं सर, अभी तक नहीं। अच्छा, अभी नहीं पढ़ा है, इसीलिए। ठीक है, तो सीपी बाई सीवी को हम गामा पॉइसन्स रेशियो कहते हैं। ठीक है, और आपको कुछ चीजें, कुछ बातें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी फिलहाल। इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा मैं जब मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, एंड दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, लेकिन आपको फिलहाल अभी याद रखना पड़ेगा कि गामा की वैल्यू फॉर मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है, कितनी होती है, फॉर मोनो एटॉमिक गैस। एक्चुअली केमिस्ट्री में डिग्री ऑफ फ्रीडम टॉपिक है नहीं, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा दूंगा आपको। तो फॉर मोनो, वहां से ये चीजें आएंगी, वहां से ये एक्सप्लेन होगा। फॉर मोनो एटॉमिक गैस
गामा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.66। डाई एटॉमिक गैस के लिए गामा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.40, और ट्राई एटॉमिक गैस के लिए गामा की, ये अभी फिलहाल याद रखना है बेटा, इसको याद रखिएगा। गामा की जो वैल्यू होती है 1.33 होती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ओके, कैसे आता है ये, इसके लिए एक ओके सर। इसके लिए एक टॉपिक है, पढ़ना है हमें, पढ़ेंगे। हालांकि केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना होता है, जरूरत नहीं होती है, केमिस्ट्री में पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे उसकी, एंड दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम, और वहां से ये आता है, ठीक है। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो 1.66 का मतलब क्या हो गया, 15 बाई नहीं, क्या 10/3, नहीं 10/3 नहीं, 10 1.66 कब आता है, 3 से मल्टीप्लाई, 4/3, यानी कि इसको आप 4/3 बोल सकते हैं। 4/3 आएगा ना, नहीं 5/3, 5/3 होगा, 5/3 होगा ना भाई। Yes, sir. और इसकी हाँ वैल्यू सर। क्या हो जाएगी, 1.4 किसके बराबर होगा, 1.3 तो किसके बराबर होगा, 4/3 के बराबर होगा, और 14/10, 14/10 मतलब 7/5 होगा, ठीक है। 1.66 का मतलब 5/3, ठीक है। एक्चुअली मोनो एटॉमिक गैस के लिए एक यहीं से एक और बात जान जाइए, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस Cp जो होता है वो 5/2R होता है, और Cv कितना होता है, 3/2R, ठीक है। तो Cp/Cv क्या हो जाएगा, 5/3 विच इज 1.66। फॉर डाई एटॉमिक गैस, फॉर डाई एटॉमिक गैस Cp जो होता है वो होता है किसके बराबर, 7/2R, और Cv जो होता है वो होता है 5/2R। फॉर ट्राई एटॉमिक गैस, फॉर ट्राई एटॉमिक गैस Cp की वैल्यू होती है 4R, और Cv की वैल्यू होती है 3R। ठीक है, क्लियर है, इस बात को आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ओके सर। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक चीज आपको और जानना है, यहाँ से एक चीज और जानना है, क्योंकि हीट कैपेसिटी की बात कर रहा है, तो हीट कैपेसिटी की जब भी बात कर रहे हैं तो एक लॉ हीट कैपेसिटी के लिए बड़ा ही फेमस लॉ है, हालांकि जरूरत पड़ती नहीं है कभी, फिर भी हम जान जाते हैं कब जरूरत पड़ जाए, एंड लॉ इज नोन एज ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट लॉ। ड्यूलॉन्ग नाम सुना है, ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट लॉ। बड़ा ही सिंपल सा इसका ये है, स्टेटमेंट है कि किसी भी सब्सटेंस के लिए हीट कैपेसिटी ठीक है इनटू उसका मोलर मास, इसकी वैल्यू जो होती है ना हमेशा अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेटली 6.4 के आसपास आती है, ठीक है, कैलोरी पर मोल में होता है, ठीक है यहाँ पे। ओके सर। ओके, यानी कि स्पेसिफिक हीट इनटू मोलर मास की जो वैल्यू होती है किसी भी सब्सटेंस के लिए अप्रोक्सीमेटली होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है। इस अप्रोक्सीमेट वैल्यू का भी बड़ा इस्तेमाल होता है कई बार
कहाँ पे इस्तेमाल होता है बताऊंगा आपको, लेकिन ये याद रखिएगा, ठीक है। ओके, 6.4 यूनिट लिखें तो कैलोरी पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड ये होता है। क्लियर है? ये ड्यूलॉन्ग एंड पेटेट लॉ होगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट हीट कैपेसिटी, दिस इज ऑल अबाउट हीट कैपेसिटी। अब दो चार क्वेश्चन करेंगे हम इस पे, हीट कैपेसिटी हमारा हो जाएगा। ठीक है, करें, क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, बताइएगा। हाँ सर। चलिए एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं सिंपल से क्वेश्चन से। अ स्विमर, अ स्विमर स्विमिंग करने वाला, कमिंग आउट फ्रॉम अ पूल, एक पूल से आता है वो, इज कवर्ड विद, इज पानी से भीगा होगा, इज कवर्ड विद, is covered with a film of water, a film of water weighing 18 kg, weighing 18 ग्राम, kg नहीं 18 ग्राम। कह रहा है how much heat must be supplied to evaporate this water at 298 Kelvin। ठीक है, also calculate enthalpy of, also calculate internal energy of vaporization, internal energy of vaporization at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा एच नॉट की वैल्यू दी गई है वेपोराइजेशन के लिए, पानी के लिए एट 373 केल्विन पे, एट 373 केल्विन पे इसकी वैल्यू दी गई है 40.66 किलो जूल पर मोल, ये दिया गया है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन फॉर वाटर एट 373 केल्विन 40.66 दिया गया है। चलिए जरा देखिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा दो चार बार पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। वाटर की हीट कैपेसिटी पता है ना, वाटर की हीट कैपेसिटी क्या होती है बोलिएगा, कितनी होती है वाटर की हीट कैपेसिटी? अभी बताया मैंने, वाटर की हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल 1 कैलोरी।
1 कैलोरी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, 1 कैलोरी पर ग्राम होती है, याद रखिएगा। ये कई बार दिया नहीं जाएगा आपको। खैर यहाँ पे जरूरत आई थिंक है नहीं उसकी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया गया है ये। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले 18 ग्राम पानी है उसके शरीर पे, यानी कि 18 ग्राम पानी को इवेपोरेट करना। 18 ग्राम पानी का मतलब क्या हुआ, 1 मोल वाटर, 1 mole of water. 1 मोल वाटर को इवेपोरेट करना है, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, इंथैल्पी के बराबर, जो भी इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होगा 298 केल्विन पे। लेकिन अब समस्या है 298 केल्विन पे इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया नहीं गया है, तो नहीं दिया गया, 373 में मान ली, 373 पे दिया गया, हम मान लेंगे कि इंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है, यानी कि इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी वही होगा, ठीक है। यानी कि 18 ग्राम वाटर को इवेपोरेट करने के लिए जो इंथैल्पी देनी पड़ेगी वो कितनी हीट जो देनी पड़ेगी, भाई जो हीट देंगे वो कांस्टेंट प्रेशर पे ही दे रहे होंगे, है कि नहीं, एटमॉस्फेयर में प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, यानी कि ये डेल्टा एच के बराबर होगा, और वो 40.66 किलो जूल पर मोल कह रहा है, यानी कि इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उस आदमी को, या उस आदमी के शरीर से इतनी एनर्जी का लॉस हो जाएगा उस वाटर को इवेपोरेट कराने के लिए। बताइए आई बात समझ। हालांकि ये डेल्टा एच 373 पे दिया गया है और वो पूछ रहा है 298 पे, लेकिन कोई डेटा नहीं है हमारे पास, डेटा देना चाहिए इसमें 298 पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, लेकिन कुछ दिया नहीं गया है, हम मान लेंगे कि वही होगा, ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा अभी दूसरा कह रहा है इंटरनल एनर्जी निकालिए, तो इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये होता है। 1 मोल के लिए डेल्टा एच पता है, डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी, वाटर किस में जा रहा है, लिक्विड से वाटर वेपर में, बताइए तो यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, 1 होगी, 1 होगी, क्योंकि ये 1 है, ये भी 1 है, लेकिन ये लिक्विड में है, तो गैसियस के लिए ये 1 हो जाएगा, गैसियस स्पीसीज के लिए 1 हो जाएगा। तो डेल्टा एच है आपका 40.66, डेल्टा यू निकालना है, प्लस 1 इंटू आर की वैल्यू कितनी होगी 8.31, इंटू टी की वैल्यू होगी 373, डिवाइड बाई क्या कर देंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 37.56 37 डेल्टा यू आ गया 37.56, ठीक है भाई, दिस इज डेल्टा यू, ठीक है बेटा, किलो जूल पर मोल, ओके, ठीक है, समझ में आ गया।
बोलिएगा। हाँ सर। हाँ सर। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस, अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस। एक मिनट बेटा, एक बच्चे का फोन है। हेलो। हेलो। हाँ शुभम। हाँ सर, कल आपने जो क्वेश्चन किए थे ना हाँ थोड़े बहुत, हाँ 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 हाँ, उनमें से कुछ के आंसर शायद आपने गलत बताया, मतलब उस पीपीटी में जो आंसर किए हैं ना। देख लेंगे एक बार, आज देख लेते हैं। हाँ हाँ वो वाला एक आई थिंक मैंने गलती से वो एन एल वाला, ऑल वाला मैंने गड़बड़ बोल दिया था मैंने। हाँ तो हाँ उसको मैं जो उसको सही करा दूंगा, उसका रीजन बता और दूंगा। एक है जो पहला था ना, वो भी गलत है। अच्छा देख लेंगे, हो सकता है आंसर भी गलत दिया गया हो उसमें। आंसर की में भी देखा और गूगल पे भी देखा मैंने। अच्छा चलो ठीक है, एक बार देख लेंगे, फिर एक बार देख हाँ लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ओके हाँ ओके। हाँ, अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस expands its volume from 3 liter to 5 liter, 3 liter to 5 liter against a constant pressure of 3 atm, 3 atm. If the work done, if the work done during, if the work done during expansion be used to heat 10 mole of water initially present at 290 Kelvin. At 290 Kelvin, its final temperature will be, its final temperature will be, इसका फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया गया है, कैपेसिटी दिया गया है ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.18 जूल पर केल्विन पर ग्राम। ठीक है, ये निकालना है, जरा कर देना। ठीक है, जरा कीजिए भाई आप लोग ये वाला। जरा बताइए। अरे यार
अरे यार, चलिए एक काम करते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, आज के लिए इतना ही करते हैं। थोड़ा सा छींक निकाल रहा है, ठीक है? ओके, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके सर। नेक्स्ट ओके क्लास सर। में हम इसके आगे बात करना है, ठीक है? वॉशरूम जाना है मुझे, ठीक है, ओके।